हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में क्लास 10th इंग्लिश के लिए जो आपका 2024 का जो सेट नंबर 2 है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। यदि आप 2025 का एग्जाम देने जा रहे हैं और चाहते हैं कि कम समय में 95 प्लस स्कोर कर ले सभी सब्जेक्ट में, तो उसके लिए मैंने एक ही उपाय बताया है बाबू कि आपको कुछ नहीं करना है। 2024 के जितने सेट हैं, सर कितने सेट हैं बाबू? 7 सेट हैं। यदि इन सातों सेट को आपने अच्छे से क्लियर कर लिया, सातों सेट के हर एक प्रश्न को आपने बार बार लगा लिया, तो यहीं से सब प्रश्न 2025 एग्जाम में बनेंगे। 100% है। इसके पीछे मैंने सेट 1 को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। सेट 2 को इस वीडियो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसका 2 लेक्चर बनेगा। लेक्चर नंबर फर्स्ट है और लेक्चर नंबर आपको अगला इसके बाद मिल जाएगा। ठीक है, मतलब 2 लेक्चर में सेट 2 को हम लोग क्या कर लेंगे, पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, मैंने हर एक प्रश्न का उत्तर लिख कर लिखाया है, तो आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है। इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा और एक एक प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाबू। बस आपने इन सातों सेट को लगा लिया 2024 के, तो आपको निफिकिर होकर 2025 के एग्जाम में बैठ जाना है। सभी क्वेश्चन यहीं से रहेंगे। 100% है बाबू। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। बाबू एक एक प्रश्न को लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो उस मेहनत का आपको कुछ नहीं करना, बस एक लाइक और एक सब्सक्राइब और एक कमेंट कर देना है। ठीक है, मात्र 20 सेकंड का अंदर सभी काम हो जाएंगे। लेकिन मैंने आपके लिए इसको लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लगा है, तो मात्र आप क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करना है। चलिए सेट 2 को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आपको 20 बॉयकल प्रश्न मिलेंगे, 20 नंबर के। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बॉयकल प्रश्न कर लेते हैं। ठीक है, बॉयकल प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान समझिएगा। इसमें आपको पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, सबसे पहला आपका प्रश्न है, कह रहा है कि इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और जो नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले बहुत आसान होते हैं, ये वाला पैसेज बहुत आसान होते हैं। आपको 3 नंबर मुफ्त में मिलेगा। कैसे मिलेगा वो मैं बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़ने के लिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यदि आपने इस पैसेज को ध्यान से पढ़ लिया तो इस पैसेज से आपको 3 प्रश्न पूछेगा, एक एक नंबर का, और तीनों प्रश्न का उत्तर इसी में रहेगा। ठीक है, तो चलिए एक बार पढ़ते हैं ध्यान से, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले कि रॉबर्ट रॉबर्ट ब्रूस वाज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। ही फॉट हार्ड टू फ्री हिज कंट्री फ्रॉम द इंग्लिश बट वाज बैडली डिफीटेड। ही hid himself in the mountains one day. When hiding in a cave, he felt very downhearted. He made up his mind to give up the struggle. Then he saw a spider trying to swing itself, but on a long thread on the roof of the cave. He tried and tried, but always fell short. Bruce watched the little insect's effort. At the ninth attempt, it succeeded. Bravo, cried Bruce. Surely I can go on trying like the spider. I will try again. I will try again. And he did succeed and made his country free. ठीक है, एक राजा, ध्यान समझे, इस पैसेज का मतलब क्या है, मैं आपको उसका सारांश बता देता हूँ। ठीक है, ध्यान समझिएगा। एक राजा थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस। ठीक है, वो अपने देश को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे। मतलब वो बार बार युद्ध कर रहे थे, लेकिन क्या हो जाते, हार जा रहे थे। ठीक है, तो एक दिन वो क्या हुआ, वो एक गुफा में बैठे हुए थे। ठीक है, तो उस गुफा में एक मकड़ी थी, मतलब कोई कीड़ा था, जो बार बार ऊपर की तरफ चढ़ रहा था और गिर जा रहा था, बार बार ऊपर की तरफ चढ़ रहा था, गिर जा रहा था। ठीक है, तो एक बार ऐसा स्थिति आया कि उसने, उस जो कीड़ा ने ऊपर तक पहुंच गया। ठीक है, तो उसी को देखकर रॉबर्ट बुश ने क्या, उनके अंदर मोटिवेशन जगा और उन्होंने क्या किया, बार बार ट्राई किया। और एक ऐसा समय आया कि जब रॉबर्ट बुश ने क्या किया, अपने देश को आजाद कर लिया, मतलब वो युद्ध में क्या हुए, जीत गए। ठीक है, तो यही आपका पैसेज का मतलब था। अब चलिए, पैसेज आपने ध्यान से पढ़ लिया। यदि आपने पैसेज को ध्यान से पढ़ा होगा तो इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। ध्यान से चलिएगा, एक एक प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है कि द किंग ब्रूस had to hide himself. King Bruce had to hide himself in the jungle, in schools, in the mountains, in factories. ठीक है, तो आपने अगर ध्यान से पढ़ा तो इस पैसेज को यहाँ पे लिखा है, ध्यान समझिएगा कि he hide himself in the mountains। कहा, माउंटेन्स में, पर्वत पर। ठीक है, माउंटेन्स से आप लिखा है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा, इन द माउंटेन्स। कहा, कहा आपने आपको छिपाया था, इन द माउंटेन्स, इन द माउंटेन्स।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह यदि आपने उस पैसेज को ध्यान से पढ़ा होगा तो एक एक प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न क्या पूछा है कि ही फेल्ट वेरी डाउन हार्टेड, ही फेल्ट वेरी डाउन हार्टेड, इट मीन्स ही वाज हैप्पी, सैड एंड विदाउट होप, ए हॉट पेशेंट स्ट्रॉन्ग। ठीक है, वह उदास बैठे हुए थे। ठीक है, वह निराशाजनक थे, बहुत ज्यादा निराशाजनक थे। इसका मतलब क्या था, वो खुश थे, या सैड एंड विदाउट होप, उदास और बिना आशा के थे, ए हॉट पेशेंट या स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब पैसेज को ध्यान से पढ़ोगे तो इसका राइट आंसर क्या लिखेंगे, है सैड एंड विदाउट होप। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, सैड एंड विदाउट होप। ठीक है, इस तरह आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। सो इसका तीसरा प्रश्न क्या है कि विच वर्ड इन द पैसेज इन अपोजिट ऑफ द वर्ड फेल्ड। आपको फेल्ड का अपोजिट वर्ड बताना, मतलब विलोम से बताना कि फेल्ड का अपोजिट वर्ड क्या होगा, वाच्ड होगा, डिफीटेड होगा, या सक्सेस्ड होगा, या ट्राइड होगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि फेल मतलब हार जाना, तो क्या होगा असफल। फेल्ड मींस क्या होता है असफल होना, तो इसका अपोजिट क्या होगा सफल होना। तो इसका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको राइट आंसर इसका पता चल गया होगा कि फेल्ड का अपोजिट वर्ड का क्या होगा सक्सेस होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या उसको ध्यान समझिएगा। अगला प्रश्न बाबू कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अभी तक हमने 3 अगले प्रश्न कवर कर लिया है, अभी 17 बचे हुए हैं। ठीक है, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, ये सेंटेंस दिया गया इसको कंप्लीट करना है। कह रहा है एज सुन एज ही कॉल्ड माय नेम आई, आई के यहाँ क्या भरेंगे रीच्ड, या वुड रीच, विल रीच, या हैज रीच। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट रीच्ड। यहाँ क्या बनेंगे रीच्ड, आई रीच्ड। ठीक है, कि एज सुन एज ही कॉल्ड माय नेम आई रीच्ड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। ये आपका चौथा सॉरी पांचवा वैकल्पिक प्रश्न है। ठीक है, पांचवा वैकल्पिक प्रश्न कह रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इस सेंटेंस को क्या करना है कंप्लीट करना है। गीता इज अ ग्रेट बुक, यहाँ पर द भरेंगे, या ए भरेंगे, या एन भरेंगे, या नॉन ऑफ द एबव। ठीक है, तो आप जानते हैं कि गीता क्या है एक धार्मिक किताब है। क्या है एक धार्मिक किताब है, और धार्मिक किताब क्या क्या लगता है हमेशा आर्टिकल में क्या लगता है द लगता है। ठीक है, कौन सा आर्टिकल लगाते हैं द लगाते हैं, क्योंकि गीता क्या एक धार्मिक किताब है। ठीक है, और इसका क्या लगता है चाहे महासागरों का नाम हो चाहे धार्मिक किताबों का नाम हो, उसका क्या लगता है आपका द आर्टिकल लगता है, तो यहाँ क्या भर देंगे द। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले वाले बहुविकल्पी प्रश्न पर। अगला बहुविकल्पी प्रश्न है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट अरेंजमेंट। ठीक ना, ये जो भी आपको दिए गए ग्रेट, वी, हैव, शुड, पेरेंट्स, और फॉर रिस्पेक्ट। ठीक ना, ये जो भी वर्ड दिए गए हैं इनको रीअरेंज कर कर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। ठीक है, मतलब इन्हीं वर्डों का प्रयोग करके आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। इन 4 ऑप्शन में क्या होगा, रिस्पेक्ट वी शुड हैव, ग्रेट, आवर, फॉर पेरेंट्स बिल्कुल नहीं, आवर पेरेंट्स, फॉर ग्रेट रिस्पेक्ट हैव वी शुड इधर उधर दिया है, फॉर ग्रेट रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स हैव वी शुड ये भी गलत है। तो वी शुड हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर आवर पेरेंट्स, तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है एक सुटेबल सेंटेंस है, मीनिंगफुल सेंटेंस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है बाबू कि फिल इन द गैप विथ अ सुटेबल प्रीपोजिशन। यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन का उपयोग करना है। आई एम प्राउड माई स्टूडेंट, एट, फॉर, ऑफ, या टू। ठीक है, आई एम प्राउड माई स्टूडेंट, तो इसमें कौन सा आपका राइट आंसर होगा, इसमें आपको प्रीपोजिशन बनना है, तो आई एम प्राउड ऑफ, यहाँ क्या बनेंगे ऑफ माई स्टूडेंट्स, आई एम प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन मिस स्पेल्ड। ठीक है, इसमें बताना है कौन सा सा मीनिंग है वर्ड है जो मिस स्पेल्ड मतलब गलत है। ठीक है, मेकर, क्रिएटर, या ग्रेटर, या इंस्पेक्टर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर इसमें कौन सा वर्ड है जिसका मीनिंग क्या है गलत है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर कहाँ देना आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, जो बच्चा सच में मेहनत कर रहा है और 2025 में अच्छा नंबर लाना चाहता है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देगा कि इसमें कौन सा चारों में से मीनिंग है
जो रॉन्ग है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। इस तरह अभी तक हमने कितना बॉयकल प्रश्न कर लिया, ये आठवां नंबर बॉयकल प्रश्न था, 8वां नंबर। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर, मतलब 9वां बॉयकल प्रश्न पर। 9वां बॉयकल प्रश्न कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक ना, कह रहा है कि इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और इसके आगे जो भी प्रश्न दिए गए हैं उसको उसका करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा, इस पैसेज को ध्यान से पढ़िए। यदि आपने पैसेज को ध्यान से पढ़ा तो सभी प्रश्नों का उत्तर देने में आप सक्षम होंगे बिना किसी देरी के। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। ठीक है, गॉड ही रोट, इफ यू डू नॉट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। I need 100 pieces in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hail storm। ठीक है, तो ये आपका कौन सा चैप्टर है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये पैसेज जो दिया है ये किस चैप्टर से है। ठीक ना, ये किस चैप्टर का पैसेज है, उस चैप्टर का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, जो मन से पढ़ाई किया है और जो टाइम पास किया, जो बच्चा मन से पढ़ाई किया है वही इस पैसेज का रिप्लाई देगा कि किस चैप्टर से है, बाकी जो टाइम पास किया है वो नहीं देगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके प्रश्न पर कि इससे रिलेटेड क्या प्रश्न पूछा है। ठीक है, इसका पहला प्रश्न पूछा है कि रोट अ लेटर टू गॉड। ठीक ना, भगवान के लिए, मतलब भगवान के लिए पत्र किसने लिखा। द पोस्टमास्टर ने लिखा, या पोस्टमैन ने लिखा, या एक बच्चा ने लिखा, या लेंचो ने लिखा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भगवान के लिए पत्र कौन लिखा था बाबू, वो कौन था आपका। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा लेंचो ही ने तो भगवान के लिए पत्र लिखा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। इससे रिलेटेड क्या पूछा है, कह रहा है कि ही नीडेड 100 pieces in order to purchase a new field, water his field, या sow his field again to live until the crops come, या do some business instead of farming। ठीक है, तो आपने अगर पैसेज को ध्यान से पढ़ा होगा तो यहाँ पर लिखा है कि देखिए आप ध्यान से पढ़ेगा, I needed 100 pieces in order to sow my field again and to live until crop। ठीक है, यहीं पे आपका मिल जाएगा ये वाला कि I needed 100 pieces in order to sow my field again and to live until a crop। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, sow his field again and to live until the crop comes। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। मैंने बोला ये कि यदि आपने पैसेज को ध्यान से पढ़ा है बाबू तो आप एक एक प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हो जाएंगे बिना किसी देरी का। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। इसका अगला प्रश्न है, अब अगला प्रश्न क्या रहा है, अगला प्रश्न क्या बाबू, अगला प्रश्न क्या, ध्यान समझिएगा कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है जो प्रश्न दिया गया। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न, नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड ईयर्स इन प्रिजन। ठीक है, आपको बताना है कि नेल्सन मंडेला ने कितने साल प्रिजन में टाइम अपना स्पेंड किया था। 33, 33 साल, 20 साल, या 30 साल, या 39 साल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन था, ऑप्शन नंबर सी 30 साल, मतलब 30 साल ने नेल्सन मंडेला ने प्रिजन अपना समय क्या किया था, व्यतीत किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका चौथा प्रश्न था, ये आपका प्रश्न नंबर बाबू आपका 11वां था। ठीक ना, एक और था 11वां वर्गीकरण प्रश्न था, अभी आपका 9 वर्गीकरण प्रश्न बचा हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसको भी देखते हैं। अब अगला वर्गीकरण प्रश्न है कि महासीर महासीर इज अ लार्ज फिश, महासीर इज अ लार्ज फिश फाउंड इन द फ्रेश वाटर रिवर। ठीक ना, आपको बताना है कि जो आपका महासीर एक बड़ी मछली है जो किस नदी में पाया जाता है, गंगा नदी में, गोदावरी में, कृष्णा में, या कावेरी में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 डी, कावेरी नदी में। क्या किस में यहाँ भरेंगे आप लोग, कावेरी, क्या भरेंगे, कावेरी। ठीक है, कावेरी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कावेरी रिवर्स। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि राइडिंग अ बस फॉर द फर्स्ट टाइम वैली वाज अ गर्ल ईयर्स। ठीक है, कितना ईयर्स, 7 ईयर्स, 8 ईयर्स, 10 ईयर्स, या 11 ईयर्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है कि राइडिंग अ बस फॉर द फर्स्ट टाइम वैली वाज अ गर्ल ऑफ 8 ईयर्स, कितना 8 ईयर्स।
8 ईयर्स की थी, ठीक ना, EIGHT 8 ईयर्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक ना, इस पोयम को आपको ध्यान से पढ़ना है, इस पोयम को आपको ध्यान से पढ़ना है, और इस पोयम से लेकर आपको 2 प्रश्न पूछेगा, बॉलिकल प्रश्न आगे, उसका आंसर आपको चूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से पढ़िएगा इस पोयम को। द लिखा है द वे ए क्रो द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलक ट्री। ठीक है, द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलक ट्री। ठीक है, तो आपको अब ये आपको ध्यान से आपने पढ़ लिया होगा, तो इसका इससे रिलेटेड 2 प्रश्न पूछेगा, उसका उत्तर आपको देना है। ठीक है, वाला प्रश्न पूछा है इसमें, वाला प्रश्न क्या होगा, ध्यान समझिएगा। वाला प्रश्न पूछा है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से आपको सही स्टेटमेंट को चूज करना है। करेक्ट ए हम हेमलक इज अ ट्री विथ स्वीट हेल्थी फ्रूट, हेमलक इज अ ट्री नॉन फॉर फर्नीचर मेकिंग, या हेमलक इज अ ट्री बियरिंग फ्रेग्रेंट फ्रेग्रेंट फ्लावर्स, या हेमलक इज ए पॉइजनस ट्री। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो हेमलक ट्री है ये क्या है, ये क्या है बाबू, एक जहरीला पेड़ है। क्या है, एक जहरीला पेड़ है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हेमलक इज अ पॉइजनस ट्री। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक और प्रश्न पूछेगा, इसमें क्या पूछा, ध्यान समझिएगा। पूछा है कि नेम द पोएट ऑफ द एबव लाइंस, ये जो पोयम दिया गया है ऊपर, इसका बताना कि इसके लेखक कौन है, रॉबर्ट किंग, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, या विलियम विलियम वर्ड स्रोथ, या वेल्ट विटमैन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा कि जो सुक डाउन ऑन ट्री वाला जो पोयम है, इसके कवि कौन है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, फ्रॉस्ट, ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट वाला पोयम था, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, करेक्ट, ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट of the god, the doctor provided the dog many eatables to eat, operated on the dog, gave the dog a lot of food but no water, yeah, kept an eye on the dog, given him no food but plenty of water। ठीक है, तो आपका ये बुक का बॉबिकल प्रश्न है। यदि आपने बुक को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा किस चैप्टर से है। ठीक है, और एक क्या रहा है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि डॉक्टर ने कहा कि केप्ट एन आई ऑन द डॉग, गिविंग हिम ऑन फूड नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा है कि अनिल टॉट हरी सिंह टू राइट ओनली हिज नेम, कुक एंड एड नंबर्स, कुक राइट एंड एड नंबर्स, या कुक एंड राइट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो अनिल टॉट हरी सिंह टू किसके बारे में, कुक एंड राइट। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अनिल टॉट हरी सिंह टू कुक एंड राइट। ठीक है, जो अनिल ने हरी सिंह को क्या पढ़ाया था, कुक एंड राइट के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह मैंने अभी तक 17 बॉबिकल प्रश्न करा दिया है, अभी आपका 3 बॉबिकल प्रश्न बचा हुआ है। ठीक है, तो अब अगला देखिए, कह रहा है कि एब्राइट्स मदर गिफ्टेड हिम अ बुक टाइटल ए ट्रेवल्स ऑफ बटरफ्लाईज, द हिस्ट्री ऑफ मोनार्क बटरफ्लाई, द ट्रेवल्स ऑफ ए मोनार्क एक्स, या 10। ठीक है, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क बटरफ्लाईज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो एब्राइट्स की मदर थी उसे क्या गिफ्ट किया था, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भोलिस फादर रामलाल हैड 7 चिल्ड्रेन। भोलिस फादर के पास 7 बच्चे थे, उसमें से
4 सन 4 बेटा एंड 3 डॉटर एंड 3 पुत्री, 2 सन्स 2 बेटे और 5 डॉटर्स, या 5 सन्स एंड 2 डॉटर्स, या 3 सन एंड 4 डॉटर्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर भोलिस फादर रामलाल हैड 7 चिल्ड्रेन, जिसमें 7 बच्चों में से क्या थे? 3 बच्चे थे और 4 बच्चियां थी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये भी आपका बुक का प्रश्न था। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके आखिरी बायोलॉजिकल प्रश्न पर। आपका 20वां बायोलॉजिकल प्रश्न कंप्लीट हो गया। कर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें बताना है कि चारों में से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। ठीक है, मटिल्डा बारोड ए नेकलेस ऑफ रियल डायमंड्स एंड रिटर्न अ नेकलेस ऑफ रियल डायमंड्स। ठीक है, मटिल्डा बारोड ए नेकलेस ऑफ रियल डायमंड्स बट रिटर्न अ नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड्स। फिर मटिल्डा बारोड a necklace of artificial diamond but return a necklace of real diamonds। फिर अगला आपका चौथा ऑप्शन है मटिल्डा बारोड अ नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड्स एंड रिटर्न अ नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड। ठीक है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर डी, मटिल्डा बारोड ए नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड्स एंड रिटर्न अ नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड्स। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया बाबू? अभी तक हमने टोटल 20 एमसीक्यू क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। 20 एमसीक्यू क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। अब हम लोग चलते हैं इसके पार्ट नंबर बी में। पार्ट नंबर बी में आपसे पैसेज पूछेगा। ठीक है, उससे रिलेटेड 4 प्रश्न देगा। ठीक है, तो इस पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना है। पहले इस पैसेज का कहना आपको ध्यान से पढ़ना है। यदि आपने इस पैसेज को ध्यान से पढ़ लिया तो इससे 4 प्रश्न भी पूछेगा आगे। और चारों प्रश्न कितने नंबर होंगे? 7 नंबर के। मतलब तीनों प्रश्न, चारों प्रश्न में कितने नंबर होंगे? 7 नंबर का प्रश्न होंगे। तो इंपोर्टेंट है, 7 नंबर का पैसेज है, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले इस पैसेज को हम लोग ध्यान से एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, पैसेज कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, कह रहा है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न इन फ्लोरेंस इन इटली ऑन मई 12 1820। हर parents named her after the name of the city where she was born. Her sole ambition in life was to be a nurse, and so she gave up all thoughts of marriage and personal happiness. She spent years visiting hospital after hospital, day and night. She visited every bed in the hospital to see that no patient was neglected and that all were as comfortable as possible. However hard she might have worked all day, every night she would take her lamp and move from bed to bed. The lady with lamp, the soldiers calls her, and that is the name by which the world has remembered हर ever since। ठीक है, तो इस तरह सबसे पहले क्या करना आपको? इस पैसेज को ध्यान से केयरफुली होकर पढ़ना है, ताकि आप यदि ध्यान से पढ़ेंगे तो सभी प्रश्नों का उत्तर आपको दे देंगे। ठीक है, तो चलिए अब इससे रिलेटेड क्या प्रश्न पूछा है उसको एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, जब भी मैं बोल दे रहा हूँ, पढ़ा दे रहा हूँ, तो उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने कॉपी पर लिख सकते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न पूछा है इसमें, पहला का प्रश्न कि हाउ वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल नेम्ड बाय हर पेरेंट्स। हाउ वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल नेम्ड बाय हर पेरेंट्स। ठीक है, तो इसका आंसर लिखना है कि फ्लोरेंस गॉट हर नेम फ्रॉम द नेम ऑफ द सिटी वेयर शी वाज बर्न। ये आपका आंसर लिखना है। यहाँ से आपको 2 नंबर मिल गया। ये वाला प्रश्न आपको 2 नंबर में पूछा है कि हाउ वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल नेम्ड बाय हर पेरेंट्स। इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरेंस गॉट हर नेम फ्रॉम द नेम ऑफ द सिटी वेयर शी वाज बर्न। ठीक है, ये पहला प्रश्न है, 2 नंबर कंफर्म। दूसरा प्रश्न पूछा इसका कि व्हाट वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स एम्बिशन। व्हाट वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स एम्बिशन। ठीक है, तो इसमें आंसर लिखना है कि हर सोल एम्बिशन इन लाइफ वाज टू बी अ नर्स। ठीक है, तो इस तरह इस प्रश्न से आपका दोनों क्लियर हो गया कि व्हाट वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स एम्बिशन। तो उत्तर लिखना था हर सोल एम्बिशन इन लाइफ वाज टू बी अ नर्स। ठीक है, आशा करते हैं कि ये भी प्रश्न आपको क्लियर हो गया। 2 प्रश्न इससे हो गया, अभी और 2 प्रश्न इससे पूछेगा।
अगला प्रश्न पूछा है, अगला प्रश्न क्या पूछा है कि व्हाट डिड द सोल्जर्स कॉल हर। ठीक है, व्हाट डिड द सोल्जर्स कॉल हर, ये भी प्रश्न आपका 2 नंबर का पूछा है। ठीक है, आंसर इसका लिखना है कि द लेडी विथ द लैम्प, द लेडी विथ द लैम्प, द सोल्जर कॉल्ड हिम, द सोल्जर कॉल्ड हिम द लेडी विथ लैम्प। ठीक है, तो इस तरह 2 नंबर का प्रश्न था, एकदम आसान आसान करके लिखें, याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रश्न क्या था, व्हाट डिड द सोल्जर सोल्जर्स कॉल्ड हर, तो आंसर में था द लेडी विथ द लैम्प, द सोल्जर कॉल्ड हर। ठीक है, ये 2 का प्रश्न था। अब अगला प्रश्न पूछा और आखिरी प्रश्न इसका, विच वर्ड द पैसेज इन द अपोजिट ऑफ द वर्ड फॉरगेटन, फॉरगोटेन। ठीक ना, इसका अपोजिट वर्ड बताना फॉरगेटन, ठीक ना। तो ये आपका 1 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसका अपोजिट वर्ड होगा रिमेम्बर्ड, भूलना का अपोजिट वर्ड क्या होगा, याद करना, याद रखना। ठीक है, रिमेम्बर। ठीक है, तो इस तरह ये पैसेज कंप्लीट हो गया है। ये आपका 21 नंबर प्रश्न था। 21 नंबर प्रश्न में 4 प्रश्न पूछा था आपसे, जो 3 2 नंबर के थे, और ये वाला आखिरी आपका 1 नंबर का था। मतलब टोटल आपका पैसेज 7 नंबर का था। ठीक है, तो आशा करते हैं कि सबका उत्तर आपको मिल गया होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं राइटिंग पर। ठीक ना, अब राइटिंग में क्या आपको एप्लीकेशन पूछेगा। एप्लीकेशन में क्या पूछा है, एप्लीकेशन में पूछा है आपका कि राइट ए लेटर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम या हर टू अटेंड योर एल्डर सिस्टर मैरिज। ठीक है, एक एप्लीकेशन अपने अपने मित्र को लिखना है। ठीक है, अपने बहन की, बड़ी बहन की शादी के लिए। ठीक है, तो राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम या हर टू अटेंड योर एल्डर सिस्टर्स मैरिज। ठीक है, आपका एप्लीकेशन लिखना है, तो कैसे ना, ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिएगा कैसे। देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है 3/100, 3/100 खिरियावाड़, ठीक है, खिरियावाड़ बेंगलुरु। ठीक है, डेट लिख दीजिएगा 20 तारीख 3रा महीना 2022। आप चाहे तो ये वाला डेट आप मत लिखेगा, लिख दीजिएगा इस तरह का, क्या लिख दीजिएगा 20/03, ठीक है, 2000 XX कर दीजिएगा इस तरह। ठीक है, आप इस तरह क्या लिख दीजिएगा, आपको डेट मेंशन कर देना है। ठीक है, ये वाला डेट आपको नहीं लिखना है। ठीक है, सबसे पहले ये वाला लिखना है, फिर ये वाला, फिर डेट आपको लिखना है, फिर लिखना है डियर आलोक, अपने मित्र, जो भी आपका मित्र होगा उसका नाम लिखना है, डियर आलोक, डियर सुनील, डियर अल्फा, कुछ भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कुछ भी जो भी आपका प्रिय मित्र है उसको लिख सकते हैं उसका नाम। ठीक है, चाहे तो आप आलोक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले आपको ऊपर जो मैंने बताया है, जैसे मैंने बताया वैसे आपको लिखना है, मैं पहले बता रहा हूँ, नहीं तो नंबर कट जाएगा। ठीक है, सबसे पहले 3/100 खिरियावाड़, फिर बेंगलुरु, फिर डेट, फिर डियर आलोक। अब डियर आलोक के बाद लिखना है कि आई इनवाइट यू टू बी प्रेजेंट द वेडिंग of my elder sister Suman on 21 of April 2022. Please join us at lunch at 1 p.m. The marriage party will be leave for hotel. ठीक है, सबसे पहले आपको इतना लिख देना है, सबसे पहले ये वाला फॉर्म लिखना है, फिर आपको ये लिखना है, और थोड़ा सा इसका और लिखना है। क्या लिखना है, होटल हो गया ना, होटल ताज, होटल ताज बेंगलोर, क्या हुआ, बेंगलोरो एक्सपेक्टली at 5 p.m. kindly join us on the auspicious day and oblige। ठीक है, तो बस आपको इतना ही लिखना है, फिर लिखना है योर सिंसियरली, क्या, माधवी परिहार। ठीक ना, क्या लिखना है इतना, ठीक है, माधवी परिहार। ठीक है, तो इस तरह आपको क्या लिखना था, एक एप्लीकेशन लिखना था अपने मित्र के बारे में। तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने कॉपी पर लिख लीजिए। बस इतना आसान है, और इतना ही शब्दों में लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, इतना ही लिखना है। सबसे पहले आपको इतना लिख देना है, कितना लिख देना है बाबू, सबसे पहले आपको इतना लिख देना है, ये वाला, फिर आपको ये वाला लिख देना है, ये वाला नीचे जो दिया गया है, फिर अब आपको ये वाला लिख देना है, और नीचे ये वाला लिख देना है। ठीक है, तो बस आपको इतना ही लिखना है और आपका पूरा फुल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसका और अथवा के भी प्रश्न दिया है, या तो आप इसको कीजिएगा, या अथवा के एक और प्रश्न एप्लीकेशन पूछा है, एप्लीकेशन पूछा है कि राइट इन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम या हर टू टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ योर कॉलेज लाइब्रेरी। मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला क्या है, ये आपका एक मोस्ट इंपोर्टेंट एक एप्लीकेशन है, इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इसको तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट एप्लीकेशन है, मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन है। या तो आप पिछले वाला प्रश्न कीजिएगा, या अथवा के इसको कीजिएगा, दोनों में किसी को करना है, और आपको 4 नंबर इससे मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए कैसे लिखना हो ध्यान समझिएगा। सबसे पहले लिखना है द प्रिंसिपल स्वामी विवेकानंद कॉलेज। आप चाहे तो अपने कॉलेज का नाम लिख सकते हैं, या आप चाहे तो स्वामी विवेकानंद कॉलेज लिख सकते हैं।
इंदौर, ये कहाँ है? इंदौर में है, ठीक है। जैसे फॉर्म में देखिए, ध्यान समझिएगा, जिस जैसे मैंने लिखा है लाइन बाय लाइन लिखेगा, ठीक है ना। और ये वाला जो क्या होना चाहिए, ये जो सीधे एकदम सीधे होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि ये वाला आगे ये वाला पीछे, आगे पीछे मत लिखिएगा, एकदम सभी क्या होना चाहिए। जब भी आप स्टार्ट करें नए लाइन से, तो आपका क्या होना चाहिए, ऊपर और नीचे सेम बैठना चाहिए, ठीक है। आगे पीछे नहीं लिखना है, ठीक है। यदि आप इस तरह लिखेंगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा, पूरा फुल नंबर मिलेगा, ठीक है। तो उसको लिखना है कि द प्रिंसिपल स्वामी विवेकानंद कॉलेज, ठीक है, इंदौर। फिर लिखना है कि डेट 20 अप्रैल 2023। आप चाहें तो 2000 XX कर सकते हैं, 23 आप मत लिखिएगा, बाकी सब सेम कर दीजिएगा, ठीक है। सब्जेक्ट लिखना है आपको, सब्जेक्ट विषय लिखना है कि इम्प्रूवमेंट ऑफ कॉलेज लाइब्रेरी। सब्जेक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, ये वाला पॉइंट है, सब्जेक्ट आपको जरूर मेंशन कर देना है, ठीक है। तो आपका सबसे पहला फॉर्मेट इसी तरह लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आपको इतना लिखना है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बढ़ते इसके आगे क्या लिखना है, इसके आगे बस इतना ही लिखना है सर। क्या लिखना है? डियर सर लिख लीजिएगा, चाहे सर लिख लीजिएगा, ठीक है। Respectfully, I wish to state I visited the college library to consult for some reference books of my project. I was really shocked at what I saw in the library. The paint on the wall had comes off and hanging repulsively. The study desks too were rickety, ठीक ना, rickety. The book cupboards were rusty and the floor was broken. To my surprise, the librarian told me there were no reference books available. The college is still in the process of buying books for library. I was found examination related books less in number. Sir, I requested you to get the repair and renovation, ठीक है, renovation of the library done and also make book available in library. I hope you will look into the matter and take prompt, ठीक ना, prompt action in this regard. Your faithfully XYZ, ठीक है। तो बस आपको इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है, ठीक है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने कॉपी पर लिख सकते हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन आपके एग्जाम में 4 नंबर का आता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे पहले इसका ले लीजिएगा, फिर आप इसका ले लीजिए, ठीक है। अब लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है ग्रामर पोर्शन से। अभी वाला ग्रामर पोर्शन चालू हो गया। कौन पोर्शन चालू हो गया? ग्रामर पोर्शन आपका यहाँ से चालू हो गया, ठीक है। ग्रामर पोर्शन, ठीक है। करेक्ट, राइट ए रिपोर्ट ऑन इन इलेक्शन स्कीम इन अबाउट 80 से 100 वर्ड, ठीक है। अब आपको क्या लिखना है? अब आपको आर्टिकल लिखने के लिए आ गया, क्या आ गया? ठीक है, रिपोर्ट लिखना है। राइट ए रिपोर्ट एन इलेक्शन स्कैन इन अबाउट 80 से 100 वर्ड, ठीक है। ये 6 नंबर का आपका प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो कैसे का ध्यान समझेगा, हिंट आपको दे दिया है कि टाइम एंड प्लेस, फिर आपको स्कैन आउटसाइड द पोलिंग स्टेशन, स्कैन इनसाइड द पोलिंग स्टेशन, पोलिंग मेथड, अरेंजमेंट बाय द पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इतना आपको हिंट दिया है, इसी पर आपको लिखना है 80 से 100 वर्ड में, ठीक है। तो क्या लिखना है ध्यान समझिएगा, मैंने लिखा है, ठीक है। क्या लिखना है? लिखना है कि लास्ट संडे डेट आप लिख दीजिएगा, चाहे इसी तरह छोड़ दीजिएगा, ठीक है। देयर वाज एन इलेक्शन इन आवर विलेज। आई वेंट टू कास्ट माई वोट एट द इलेक्शन बूथ। द एज लिमिट ऑफ ए वोटर इज above 18 years. There was a long queue of voters waiting for their turn to go in. There were some polling officers, presiding officer and polling agent. A polling officer was checking the voters' names and demanding to ID card. The other polling officer was putting indelible ink mark on the voter's index finger of the left hand. Then the presiding officer asked him to go into the voting box where was kept the electronic voting machine. The voters went in, pressed the bottom of his choose and left the booth, ठीक है। तो इस तरह आपको क्या लिखना था, इस पर आपको एप्लीकेशन क्या लिखना था,
रिपोर्ट लेना था किस पर, ये इलेक्शन स्कैन पर। ठीक है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 80 से 100 वर्ड का बोला था, तो आप गिन सकते हैं 80 100 वर्ड के बीच में होगा या उससे से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यहाँ से आपका ग्रामर प्रश्न चालू होता है। ठीक है, कह रहा है कि राइट रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो क्या लिखा है, द मदर सेड टू हर सन, द मदर सेड to her son, why are you not paying attention to your books this day। ठीक है, तो इसको आपको इनडायरेक्ट में बदलना है। ठीक है, तो क्या लिखना है इसका आंसर कि द मदर आस्क्ड हर सन व्हाई ही वाज नॉट पेइंग पेइंग अटेंशन टू हिज बुक्स दोज डेज। ठीक है, दीज किस में बदलता है, दीज आपको बदलता है दोज में। ठीक है, तो इस तरह इसको इनडायरेक्ट में बदलना था। जानते हैं कि हम नरेशन पढ़ चुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। अब क्या करना है, आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है इसको। लिखा है कि यू यू नो हिम वेल, यू नो हिम, तुम हमें अच्छे से जानते हो, तुम मुझे या तुम हमें अच्छे से जानते हो, उसे सॉरी तुम उसे अच्छा से जानते हो, तुम उसे अच्छा से जानते हो। तो इसको आपको किसमें डालना है, पैसिव वॉइस में। तो इसमें हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसका हिम ऑब्जेक्ट में मिलता है, सब्जेक्ट में मिलता है। तो हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही इज नॉन नॉन वेल बाय यू, ही इज नॉन वेल बाय यू। तो इस तरह आपका पैसिव वॉइस में बदल गया है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अगर 2 नंबर का प्रश्न था। अब ये भी आपका पंचकर है, पंचुएट द फॉलोइंग, इसको पंचुएट करना है कि हैरी सेड टू अमन, हैरी सेड टू अमन आई लाइक योर ड्रेस। ठीक है, तो इसको पंचुएट करना है। तो आंसर लिखना है कि हैरी सेड टू अमन, हैरी सेड टू अमन आई लाइक योर ड्रेस। ये भी आपका कितना नंबर था, 2 नंबर का था। ठीक है, तो आपका 2 नंबर का इनडायरेक्ट वाला था, 2 नंबर का पैसिव वॉइस और 2 नंबर मतलब 6 नंबर का प्रश्न आपका कंफर्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगला वाला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको क्या करना है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। आपको क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। और कितने नंबर का है, कितने नंबर का पूछेगा, 4 नंबर का ही वाला है। कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। बहुत आसान होता है। कह रहा है ट्रांसलेट इनटू द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। इंग्लिश में जो क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो ध्यान से पड़ेगा कि अशोक एक प्रसिद्ध सम्राट हुआ है, अशोक एक प्रसिद्ध सम्राट हुआ है, वह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था। कलिंग के युद्ध के बाद वह युद्ध से घृणा करने लगा, वह प्रजा की भलाई के काम करने लगा। ठीक ना, भलाई के काम करने लगा। तो इसको आपको ट्रांसलेट करना है। तो आंसर है कि अशोक बिकम अ फेमस इंपेरर। ठीक ना, ही यूज टू लव हिज सब्जेक्ट्स वेरी मच। आफ्टर द कलिंग वार ही स्टार्टेड टू डिटेस्ट डिटेस्ट वार, ही बिगन वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरह आपको क्या करना था, इसको क्या करना था बाबू, इसको ट्रांसलेट करना था। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपका 4 नंबर क्लियर हो गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने कॉपी पर लिख सकते हैं बाबू। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको टोटल 24 प्रश्न करा दिया। कितना प्रश्न करा दिया है, 24 प्रश्न करा दिया है। टोटल आपसे 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस वीडियो में मैंने 24 प्रश्न करा दिया है और आपके 6 प्रश्न बच रहे हैं। कितने प्रश्न बच रहे हैं, 6 प्रश्न बच रहे हैं। और 6 प्रश्न हम अगली वीडियो में कवर करा देंगे। तो आपका सेट नंबर 2 भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जल्द से जल्द मैं आपको वीडियो देने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपका पेपर नजदीक आ गया है तो आप क्या करें, इसको पढ़कर आसानी से याद कर सके और समझ सके। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।